हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में जो आगे का भाग है उसे शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले बताएंगे मनोविज्ञान में जो कुछ हमारा छूट गया है, थोड़ा सा एक दो पॉइंट है उसको कंफर्म कर लेते हैं। एक बुक का नाम है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यह बुक जो है किसने लिखा था? तो पहली बात ये क्या है, यह एक बुक है। और यह बुक किसने लिखा था? तो यह लिखा था विलियम जेम्स ने। किसने लिखा था? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं अमेरिकन, यानी कि अमेरिका के हैं। अमेरिकन फिलोसफर हैं। तो कौन? विलियम जेम्स। ठीक है ना। अब यह बुक आई कब थी? तो यह बुक जो है विलियम जेम्स ने लाया था 1890 यानी कि 1890 में लाया था। क्या बताया था? यह जो बुक है, इस बुक के बारे में क्या इसमें लिखा है? इस बुक में लिखा है कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का क्या मतलब है? कि जो चेतन मन होता है, चेतन मन के बारे में बताया गया है। इन्होंने बताया था, विलियम जेम्स ने बताया था। क्या बताया था विलियम जेम्स ने? कि हमारा जो चेतन मन होता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, वो 1/10 भाग होता है। बाकी और हमारे माइंड में कुछ होता नहीं है। यानी कि माइंड के 3 स्तर। एक जो फिलोसफर हैं उनका नाम है सिगमंड फ्राइड। क्या नाम है उनका? नाम सिगमंड फ्राइड है। उन्होंने 3 स्तर बताया था, सिगमंड फ्राइड ने। किसके? मन के 3 स्तर। पहला बताया था चेतन मन, दूसरा बताया था अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन, और तीसरा बताया था अचेतन मन। अचेतन मन बताया था। तो 3 स्तर बताए थे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड। इसे बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड। और इसे हम लोग बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर जो उन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने 3 स्तर बताए थे। और जबकि अभी मैंने आपको बताया जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, कौन सी बुक? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है, इस बुक में उन्होंने, जो विलियम वुंट है, उन्होंने सिर्फ एक वाला ही, चेतन वाले को ही बताया था। बोले थे कि अर्धचेतन मन नहीं होता है, अचेतन मन नहीं होता है, और यह 1/10% होता है। जबकि सिगमंड फ्राइड ने कहा कि चेतन मन तो होता है, यह साथ साथ अर्धचेतन मन और अचेतन मन भी होता है। उन्होंने इन दोनों का जो मिला रूप है, इसको बताया कि 9/10% के रेशियो में यह हमारा होता है। जबकि जो चेतन मन है, अगर चेतन मन की हम बात करें तो इन्होंने इसके बारे में कितना बताया कि 1/10 के रेशियो में यह होता है। इस तरह से हम लोगों ने ये चीज जाना। अब यहाँ पे आती है इसी बुक का, इसी जो चेतन था, इसी चेतना के बारे में किसने बताया था? तो उसको बताया था विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने बताया था। इसी का विरोध करने के लिए, इसी का विरोध करने के लिए एक व्यवहारवादी शाखा से जो निकले थे, उनका नाम मैं आपको बताया हूं। क्या नाम था? मैकडूगल। क्या नाम था? मैकडूगल था। उन्होंने क्या बताया था? एक बुक लिख दिया था। उसी बुक में उन्होंने विरोध किया था, और उस बुक का क्या नाम था? एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसी बुक में उन्होंने विरोध किया था कि इसका चेतन
का विरोध किया था विलियम मैकडूगल ने। तो ये भी बात हम लोगों ने क्लियर कर लिया। यहाँ पे अगर बात चेतना की हो ही रही है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि और क्या क्या बातें निकल सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमने नहीं बताया था। तो चेतना का अध्ययन अगर हम बोलें, चेतन का क्या किए थे, अध्ययन। तो चेतन का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम वुंट ने किया था। किसने किया था, विलियम वुंट ने किया था। और उन्होंने एक विधि लाई थी, अंतर्दृष्टि विधि। कौन सी, अंतर्दृष्टि विधि। पूछा जाता है कि कौन सी विधि से इन्होंने चेतन के बारे में प्रयोग किया था, तो अंतर्दृष्टि विधि। इसी अंतर्दृष्टि विधि से उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की खोज की। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बारे में बताया। तो आता है कि सर्वप्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बारे में या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो यहाँ पे विलियम वुंट है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान किस विधि से आई थी, अंतर्दृष्टि विधि से इसे सेट किया गया था। अब ये आता है कि ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो है कब लाए थे, तो 1879 यानी कि 79 में आया था ये। अब ये किस जगह की बात थी, तो उस टाइम जर्मनी की यह बात थी, क्योंकि जो विलियम वुंट थे खुद ही कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी में ही थे। तो जर्मनी में उन्होंने अपनी पहली प्रथम प्रयोगशाला उन्होंने स्थापित किया। कब किया, तो 1879 में किया था। और इसी बात पे अगर मैं बात करूं कि भारत में अगर पूछ लेगा कि भारत के संदर्भ में प्रथम बार प्रयोगशाला कब स्थापित किया गया था, किसको लेकर, मनोविज्ञान को लेकर, तो यहाँ पे वो आंसर विलियम वुंट का नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा सेनगुप्ता द्वारा। किसके द्वारा, सेनगुप्ता द्वारा स्थापित किया गया था। और किस जगह में, तो यह कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और कब की बात है ये, तो 1916 की यह बात है। प्रथम प्रयोगशाला भारत में कब स्थापित की गई मनोविज्ञान की, तो 1960 में। किसके द्वारा, सेनगुप्ता के द्वारा। कहाँ पर, कलकत्ता में। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखे रहना, क्योंकि ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई थी, चेतना से जुड़ी हुई थी। इसीलिए ये थोड़ा सा पॉइंट छूट रहा था, इसीलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया। आगे हम लोग चलते हैं। इसी मनोविज्ञान के संदर्भ में एक कोट वाटसन का है। वाटसन ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो भी आप लोग याद रखे रहना, क्योंकि यह पूछा जाता था। उन्होंने बोला था कि तुम मुझे एक क्या दे दो, मुझे एक बालक दे दो, तुम मुझे एक बालक दो, और उस बालक को मैं क्या करूंगा, मैं उसे वो बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं, जो मैं बनाना चाहता हूं, जो मैं बनाना चाहता हूं। यह बात बताया था वाटसन ने। और यह बहुत ही बार पूछा गया है टेट में कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं उसे बनाना चाहता हूं। किसका कथन है, तो वाटसन का कथन। शिक्षा मनोविज्ञान, किसकी बात कर लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो याद रखना ये क्या करता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, तो याद रखे रहना कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। बात आती है अगर शिक्षा मनोविज्ञान में, तो शिक्षा मनोविज्ञान में एक शब्द होता है शिक्ष। और ये शिक्ष क्या है, ये शिक्ष एक धातु है। ये शिक्ष धातु से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सीखना। इसका अर्थ क्या होता है, सीखना। अगर इसी में मैं बात करूं कि यहाँ पे जो ये शिक्ष धातु है, ये कैसा, कहाँ से निकला है, ये वर्ड कहाँ से आया है, तो यह वर्ड संस्कृत से आया है। कहाँ से आया है, यह वर्ड संस्कृत से आया है। तो संस्कृत का यह वर्ड है। अब बात करते हैं कि बुक किसकी थी, इसने कोई बुक तो लिखा होगा संस्कृत में, तो बुक यहाँ पे थी किसकी, रूसो की। यह बुक रूसो ने लिखा था। अब उस बुक का क्या नाम था, उस बुक का नाम था एमिल बुक। क्या नाम था,
एमिल बुक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमिल बुक। इसी में उन्होंने बताया था कि यह शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला हुआ है। जो बुक थी वो एमिल बुक थी। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि रूसो की ही बात हो रही है, क्योंकि रूसो ने ही यह बताया था, तो रूसो की ही बात हो रही है, तो रूसो ने शिक्षा में यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, शिक्षा में क्या बोलता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया था। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने ही किया था शिक्षा में। तो ये बात याद रखना। और यहीं पे अगर एक पॉइंट और है कि जो रूसो था वो प्रकृतवादी विचारक था। कैसा था, प्रकृतवादी विचारधारा का था, प्रकृतवादी विचारधारा। ये क्या होती है, तो यह होती है कि उसका मानना था कि अगर कोई बालक है तो उस बालक का विकास कहाँ पे होनी चाहिए, प्रकृति में होना चाहिए। उस बालक का विकास कहाँ पे होना चाहिए, प्रकृति में। किस तरह से होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उसे बांधकर नहीं रखना चाहिए, तभी उसी की पूरी तरह से विकास हो सके। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये जो शिक्षा शब्द है, ये शिक्षा शब्द कहाँ से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशन। क्या बोलते हैं, एजुकेशन। इस एजुकेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अगर ये पूछ लेगा कि ये एजुकेशन वर्ड आया कहाँ से, तो ये आया है एजुकेटम से। किससे आया है, एडुकेटम से। अब ये एडुकेटम है क्या, अगर इसके बारे में आपसे पूछ ले तो यह एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है एजुकेटम। अब यहाँ पे जो एजुकेटम है, दो शब्द हैं, कौन कौन से हैं, एक है ई और एक है डूको, दो शब्द हैं। ई का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है अंदर से। ई का मतलब क्या होता है, अंदर से। और डूको का क्या मतलब होता है, बाहर निकालना, बाहर निकालना। अब क्या चीज है कि जो हम अंदर से बाहर निकालें, तो यहाँ पे शिक्षा में अगर हम बात करें तो अपने व्यवहार का परिमार्जन कर दे, यानी कि व्यवहार का, यानी कि शिक्षा को व्यवहार में परिवर्तित कर देना, व्यवहार में परिवर्तित करके हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, व्यवहार में जो नियम चल रहा है उसी तरह से शिक्षा पे उसे फॉलो कर देंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग आगे देखें कि इसी में अभी एजुकेशन के, अभी एक वर्ड तो मैंने एजुकेशन का बताया, एजुकेशन के अभी मैंने बताया ई और डी को, लेकिन इसी एजुकेशन के दो वर्ड और हैं। कौन कौन से हैं, एक वर्ड है एजुकेयर, और एक वर्ड है एजुसेयर। इसका क्या मतलब है, तो जब भी एजुकेयर का मतलब होगा, इसका मतलब होगा आगे बढ़ाना इसका मतलब, या फिर होगा विकसित करना। क्या होगा इसका मतलब, विकसित करना। लेकिन जब एजुसेयर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बाहर की ओर अग्रसित करना, बाहर की ओर अग्रसित करना। ये सारे के सारे जो हैं वर्ड आपसे किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाएगा। अब शिक्षा मनोविज्ञान को हमें समझना है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए दो वर्ड हैं, एक वर्ड है शिक्षा और एक वर्ड है मनोविज्ञान। तो शिक्षा का मतलब क्या है, मनोविज्ञान का क्या मतलब है। मनोविज्ञान में इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यवहार का अध्ययन। क्या लिखेंगे, व्यवहार का अध्ययन। और यहाँ पे है शिक्षा, शिक्षा में मुझे क्या करना है, व्यवहार का परिमार्जन, व्यवहार का परिमार्जन। चूंकि आधुनिक जो मान्यता है वो व्यवहार पे ही है, तो यहाँ पे हम लोग व्यवहार का क्या करेंगे, परिमार्जन करेंगे। अब परिमार्जन का क्या मतलब होता है कि जहाँ कहीं पे कोई त्रुटि हो, क्या हो, कहीं पे कोई त्रुटि हो, तो हम लोग कैसे करेंगे। अब चलिए देखिए, त्रुटि है तो इस त्रुटि को हमें क्या करना है, दूर करना है।
इस त्रुटि को क्या करना है, दूर करना है। अब दूर कैसे होगा, तो पहले हम जो क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करेंगे। और व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षा में हम लोग क्या कर देंगे, परिमार्जन कर देंगे, शिक्षा में उसे परिमार्जित कर देंगे। व्यवहार का अध्ययन करके उसे शिक्षा में परिमार्जित कर देंगे। तो इसलिए हम लोग शिक्षा को बोलते हैं व्यवहार का परिमार्जन और मनोविज्ञान को बोलते हैं व्यवहार का अध्ययन। जब भी हमसे पूछा जाएगा दोनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग बताइए, तो यहाँ पे ये दोनों का अलग मीनिंग यही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान अगर यह है तो इसमें क्या क्या चीज चलेगा। अब यहाँ पे जब भी वर्ड शिक्षा आ जाता है तो यहाँ पे नियम भी चलेगा। शिक्षा के कुछ अपने नियम है और उसके कुछ अपने सिद्धांत है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या शिक्षा मनोविज्ञान में नियम और सिद्धांत चलते हैं, तो हाँ बिल्कुल चलते हैं। तो ये दिमाग में रखे रहना। पूछ, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, इसको लेकर बहुत सारी विचारधाराएं हैं। कुछ लोगों का कुछ मानना है, कुछ लोगों का कुछ और मानना है। जैसे एक थे फिलोसोफर स्किनर का मानना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति अरस्तु के टाइम से हुई थी। किसके टाइम से, अरस्तु के टाइम से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति इन्होंने माना। वहीं पे एक थे कोलेसनिक या कॉलसनिक, इनको दो नामों से याद रखे रहना जो भी आपसे पूछा जाए। कॉलसनिक जो है उन्होंने बोला था कि यूनानी दार्शनिकों द्वारा हुई है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। किसके द्वारा, यूनानी दार्शनिकों। यूनान के लोगों को क्या है, ग्रीक बोलते हैं अंग्रेजी में, ग्रीक फिलोसफर। तो यूनानी दार्शनिकों के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। और कब हुई थी, तो ये ईसा से 5वीं सदी पूर्व हुई थी। इन्होंने यह बात बताई है। तो दो लोगों का यह मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के टाइम पे स्किनर ने बताया और कॉलसनिक ने ग्रीक फिलोसफर यानी कि यूनानी दार्शनिकों के टाइम से बताया है। आगे हम लोग इस पे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।